Bismillahirrahmanirrahim. After discussing about Cauchy integral formula, ये जो हमारा टॉपिक है ये भी एक तरीके के Cauchy इंटीग्रल फार्मूले की ही एक एक्सटेंशन है, या ये कह सकते हैं फॉर्मली तो नहीं लेकिन इनफॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि Cauchy इंटीग्रल फार्मूले की एक्सटेंशन है। उसी का हम एक एडवांस वर्जन है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर अभी जो मैं फॉर्मूले अभी आपको समझाऊंगा आपके सामने अभी लिखे हुए भी हैं, अभी मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करता हूँ। इन फॉर्मूलेस की आप फॉर्म देखें तो ये काफी हद तक कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से ही मिलते जुलते हैं, या ये कह लें कि उन्हीं फॉर्मूले को थोड़ा मजीद जर्नलाइज किया हुआ। हेडिंग मैंने लिखी है डेरिवेटिव्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। बेसिकली इन बाय यूजिंग दीज फार्मूलास आप जो है एनालिटिक फंक्शन के तमाम ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, इसलिए इसके लिए हम हेडिंग लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो हमें ये बात पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उसके तमाम ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकाले जा सकते हैं, और वो जो तमाम डेरिवेटिव्स होंगे वो भी इटसेल्फ एनालिटिक फंक्शन होंगे। हम ये कहते हैं कि आपके पास अगर ये चीज है तो हम उनको ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं, और कॉची इंटीग्रल फार्मूला की अगर थोड़ी एडवांस वर्जन देखा जाए तो हम वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सी के बारे में एक बात और कर लें कि ये सी क्या है। सी इज एनी सिंपल क्लोज कर्व, और जिस तरह से हमने बात की थी कि भाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला में ये जो सिंपल क्लोज कर्व है ना, हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है, लेट्स सपोज एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड कह लें या ये कह लें पूरा इंटीग्रैंड, ये पूरा जो इंटीग्रैंड है ये पूरा इंटीग्रैंड जो है जेड नॉट के ऊपर एनालिटिक नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ जेड जो निकालेंगे उसमें से जो जो फैक्टर जिसकी वजह से फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा उस कर्व सिंपल क्लोज कर्व के अंदर, तो हम उस फैक्टर को अलग कर देते थे। कॉची इंटीग्रल फार्मूला के लिए आपने ये बात देखी थी, तो बिल्कुल वही काम इधर भी है कि हमारे पास एफ ऑफ जेड है। एफ ऑफ जेड को हम उसमें वो तमाम फैक्टर्स को अलग कर देंगे जिस फैक्टर में की वजह से आपका ये पूरा इंटीग्रैंड एनालिटिक नहीं हो रहा। तो फर्क इसमें और पिछले फॉर्मूलास में ये था कि उधर अगर आप देखें कॉची इंटीग्रल फार्मूला में उधर पावर 1 लिखी हुई थी, जबकि इधर जरूरी नहीं कि हमेशा पावर 1 हो, कोई और पावर भी हो सकती है। हमने कहा भाई हो सकता है फैक्टर जो नीचे लिखा हुआ है उसकी पावर 2 हो। तो अगर उसकी पावर 2 है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हो जाता है कि 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय एफ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट जेड नॉट। इसी तरह से जरूरी नहीं कि पावर 2 हो, पावर इसकी एक्सटेंड भी हो सकती है, पावर 3 हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और अप टू सो ऑन पावर इसकी n+1 हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक बात नोटिस ये कीजिए, हमने एक बात ये देखी कि इधर पावर जब 1 थी तो इधर कोई डेरिवेटिव नहीं आ रहा था, ठीक है, सिर्फ 2 पाई आयोटा आ रहा था। तो 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल कह सकते हैं, बिकॉज वी नो 0 फैक्टोरियल इज 1। अगर इसी तरह से अगर मैं इसको मजीद देखूं तो पावर जब 2 देख आ रही है तो इधर फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है तो डिवाइड में 1 फैक्टोरियल भी है। जो जो फंक्शन का डेरिवेटिव का ऑर्डर है वही फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा होता है, या ये कह लें ये बात भी हम इसमें कहते हैं जो इधर पावर होती है उससे एक कम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है फंक्शन का, और जो ऑर्डर होता है फंक्शन के डेरिवेटिव का वही फैक्टोरियल इधर डिवाइड हो रहा होता है। तो इधर पावर 3 थी तो इधर डबल डेरिवेटिव आया और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। पावर n+1 थी तो इधर ऑर्डर n आया और n फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। एक चीज मैं और दिखाऊंगा इस फॉर्मूलास के अंदर, ऊपर एक बात लिखी है कि ये जो c है, दिस c शुड बी कंसीडर्ड एज काउंटर क्लॉकवाइज। कभी कभार क्वेश्चन में ये भी होता है कि आपका सवाल में क्लॉकवाइज लिखा हुआ होता है, तो अगर सवाल में क्लॉकवाइज लिखा हुआ या जो कर्व आपको बना बनाया कभी कभार कर्व दे देता उसकी इक्वेशन नहीं देता, तो बना बनाया कर्व हो या फिर आपको वैसे कर्व दे इक्वेशन की फॉर्म में क्लॉकवाइज लिखा हुआ है तो आपको करना ये पड़ेगा कि इसकी ओरिएंटेशन काउंटर क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी। आप जब इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे तो इंटीग्रल के साथ माइनस का साइन लगा देंगे हम। तो ये चीज आगे आएगी तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं और वही तकरीबन चीज है जो आपने पीछे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले वाले लेक्चर में की थी।
तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम वो करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल। देखिए, आप लोग में से हो सकता है कोई ये सोच रहा हो कि सर ने डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन की हेडिंग डाली और ये निकाल इंटीग्रल लें। एक्चुअली आप इधर से डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। आप अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं एनालिटिक फंक्शन का, तो 2 पाई आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जाके, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी। तो अप टू सो ऑन ये हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यूज भी निकल ली है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन की हमने हेडिंग लगाई है। अब मैं इसकी एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल जो दी हुई है, इसमें एक कर्व दिया हुआ है। मैं आपसे अक्सर ये बात बोलता हूँ कि भाई, ये पिछले लेक्चर में भी बात की थी और इससे पहले जब से ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ इंटीग्रेशन का, मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आपको जो भी कर्व दिया जाए उस कर्व को पहले आप ड्रॉ कर लें और फिर देख लें बात को, ताकि समझने में आसानी रहे कि हमें करना क्या है। बात समझ में आ जाती है। तो हमें इधर दिया हुआ मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1। वी नो दिस इज अ यूनिट सर्कल विद रेडियस, यूनिट सर्कल का मतलब ही रेडियस 1 है और सेंटर इसका 0 है। काउंटर क्लॉकवाइज इसका मतलब है कि ये जो कर्व है इसकी ओरिएंटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। यूनिट सर्कल यानी कि दिस पॉइंट विल बी 1, दिस पॉइंट विल बी -1, दिस विल बी आयोटा एंड दिस विल बी माइनस आयोटा। ये तो कर्व बन गया। अब ये देखें, ये जो मेरे पास पूरा इंटीग्रेंड लिखा हुआ, ये पूरा इंटीग्रेंड एनालिटिक कहाँ पे नहीं हो रहा, π/4 पे नहीं हो रहा। तो जो सा फैक्टर प्रॉब्लमेटिक होता है उसको आप बाहर निकाल देते हो, बाकी जो चीज बचती है उसको आप f(z) का नाम दे देते हो। यही काम आपने पीछे वाले लेक्चर क्वोशिएंट इंटीग्रल फॉर्मूले वाला जो लेक्चर उसमें भी किया था, और यही काम आपको यहाँ पे भी करना है। तो z नॉट हमारे पास इस केस में π/4। अच्छा, एक चीज पहले तो ये देख चेक करनी पड़ेगी कि वेदर दिस z नॉट इज लाइंग इन द सर्कल और नॉट। तो ये जो सर्कल मेरे पास दिया हुआ ये यूनिट सर्कल है। π/4 अगर आप एवोल्यूएट करेंगे ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 से स्मॉल आएगी एंड दिस वैल्यू विल लाई समवेयर हेयर। तो ये आपका π/4 यहाँ पे लाई करेगा, इस सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है। तो मैं ये वाला जो पीछे फॉर्मूलास यूज किए थे उसकी तमाम कंडीशंस मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें पावर क्यूब यूज हो रही है, तो जब पावर क्यूब यूज होती है तो फॉर्मूला हमारे पास उसका था, मैं इधर आपको फॉर्मूला अगर दोबारा दिखाऊं तो फॉर्मूला इधर जब पावर 3 यूज हो रही थी तो इधर यूज हो रहा था 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। समझाने के लिए इधर 2 फैक्टोरियल और 2 कैंसिल नहीं किया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कैंसिल आउट होंगे। हम ये इसको जनरलाइज करना चाह रहे थे इसलिए कैंसिल आउट नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है जब आप एवल्यूएशन कर रहे होगे इंटीग्रल की तो ये कैंसिल तो होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा f(z) डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट का क्यूब dz इज इक्वल्स टू, मैं इसको पाई आयोटा लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f डबल प्राइम ऑफ z नॉट। तो इसका अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ z, तो क्लियरली प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो ये हो जाएगा e की पावर z cos z माइनस e की पावर z साइन z। और ये आपका डबल डेरिवेटिव आप जब निकालोगे तो डबल डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू, मतलब इधर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, e की पावर z cos z माइनस e की पावर z साइन z। मैंने फर्स्ट टर्म पे प्रोडक्ट रूल लगाया, अब सेकंड टर्म पे लगा रहा हूँ, माइनस e की पावर z साइन z माइनस e की पावर z cos z। दीज टू टर्म्स विल बी कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास बचेगा -2 e की पावर z। ये आपका आ गया। अब जो है जस्ट आपको ये इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ। तो हमारे पास 1 विल इम्प्लाइज इधर इंटीग्रल c, इधर भी पूरा इंटीग्रल एज इट इज कॉपी कर दें, e की पावर z cos z डिवाइडेड बाय z माइनस π/4 का होल क्यूब dz इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा पाई आयोटा एज इट इज
एफ डबल प्राइम का मतलब है ये आपने निकाला हुआ है, इसके अंदर बस वैल्यू जेड नॉट यानी कि पाई/4 को पुट कर देना। तो पाई/4 जब मैं इसमें पुट करूंगा ये आ जाएगा -2 ई की पावर पाई/4 और साइन पाई/4 वी नो साइन पाई/4 इज 1/√2। तो ये आ गया, इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये आपका बहरहाल इंटीग्रल सॉल्व यहाँ तक हो चुका है। और एग्जाम्पल करते हैं। ये एक आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसमें कर्व जो है आपको उसकी इक्वेशन या उसकी वैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो, आपको फिगर बना के दे दे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है कि एक आपको कर्व दिया हुआ है, इस कर्व को फिगर 8 कर्व भी अमूमन बुक्स में लिखा होता है, फिगर 8 कर्व है। दिस इज जस्ट लाइक 8, जैसे 8 बन रहा है ये वैसा बन रहा है। तो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ कि ये फिगर 8 जो है ना दो चीजों से मिलके बन रहा है। एक आपका कर्व C1 है, ये कर्व C1 है, और दूसरा कर्व आपका C2 कर्व है। तो अगर आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो इस मेरे एरो को अगर देखें तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे बनाना, सॉरी, आप इस कर्व को यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, बनाते बनाते आप मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये आपको हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आप इस डायरेक्शन में ये पूरा फिगर 8 यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होगी। तो यानी कि दो तरह की आपको इधर ओरिएंटेशन नजर आ रही है। तो C1 की ओरिएंटेशन आपको क्लॉकवाइज नजर आ रही है, बात को गौर से सुनिए, C1 की ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है, जबकि C2 की ओरिएंटेशन काउंटर क्लॉकवाइज है। हमने पीछे जो फॉर्मूलाज जहाँ पे मैंने लिखे थे वहां पे काउंटर क्लॉकवाइज का कहा था, यहाँ पे C1 क्लॉकवाइज क्यों हो रहा है? तो ये काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो मुझे इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, मुझे यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा जब मैं C1 के अलोंग इंटीग्रल निकालूंगा। मैं इधर काम इस तरह से करूंगा, पहले मैं इंटीग्रल निकालूंगा C1 के अलोंग, फिर मैं इंटीग्रल निकालूंगा इसमें C2 के अलोंग। तो स्टार्ट करते हैं हम। मेरे पास सबसे पहले जो इंटीग्रल दिया हुआ है, मैं अगर बात करूं स्टार्ट के भाई मैं अभी बात कर रहा हूं, लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि अलोंग C1 निकाल दें पहले, अलोंग C1। जब अलोंग C1 आप निकालेंगे तो ये क्या है, अलोंग C1 इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको करना पड़ेगा काउंटर क्लॉकवाइज। तो मुझे काउंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर निकालूंगा तो इसको मैं काउंटर क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज में करने के लिए इसके लिए मेरे पास माइनस का साइन आ जाएगा। इंटीग्रल जब भी आपने जो भी इंटीग्रल आएगा आंसर आएगा उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अलोंग C1 निकाल लें, किस चीज का निकाल रहे हैं, ये आपका पूरा इंटीग्रैंड दिया हुआ है, इंटीग्रैंड में तो ऐसी बात है कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वही रहेगा। बस मैंने इधर माइनस का साइन क्यों यूज किया है, बिकॉज ये क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज को काउंटर में कन्वर्ट करना है तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। या ये समझ रहे हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज की ओरिएंटेशन पॉजिटिव मानी जाती है, क्लॉकवाइज की ओरिएंटेशन माइनस नेगेटिव मानी जाती है, इस वजह से इधर माइनस का साइन आया। तो ये हमारे पास ये आ रहा है जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डी जेड, मुझे ये कैलकुलेट करना है। सिर्फ C1 को देखिएगा, ये जो नीचे वाला कर्व है C1 एनक्लोज कर रहा है z इज इक्वल टू 0 को। ये जो आपका इंटीग्रेंड है ये एनालिटिक मतलब प्रॉब्लम इसके दो फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं, एक z इज इक्वल टू 0 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक z इज इक्वल टू आयोटा क्रिएट कर रहा है। तो C1 में कौन सा कर्व कौन सा पॉइंट एंक्लोज हो रहा है, z इज इक्वल टू 0 एंक्लोज हो रहा है। तो मैं z0 जो है मेरे पास इस केस में जब मैं C1 के अलोंग निकाल रहा हूं तो z0 विल बी योर 0। जो सा प्रॉब्लमेटिक होता है हम उसको बाहर उस फैक्टर को उठा के फेंक देते हैं, जैसे बात हमने पहले की थी वही बात मैं इधर दोबारा से कर रहा हूँ, जो वही काम जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में करते रहे वही सारा काम है। तो ये हमारे पास दिस इज योर, जो रेड से मैंने हाईलाइट किया, दिस इज योर एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड विल बी योर जेड स्क्वायर प्लस 3 अपॉन जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब बात यह है कि यहाँ पे z0 इज इक्वल टू 0, अभी देखें
मेरे पास जो इंटीग्रल की फॉर्म बन जाएगी, मैं अगर इंटीग्रल की फॉर्म देखूं तो मैं देखना चाह रहा हूँ इधर कौन सी वाली फॉर्म लगेगी। तमाम फॉर्मूलाज मेरे सामने हैं, अभी जो फॉर्मूलाज लिखे हैं वो भी मेरे सामने लिखे हुए हैं, और इसके अलावा लास्ट लेक्चर के अंदर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा था वो भी मेरे सामने। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले की कौन सी फॉर्म यहाँ पे लगनी चाहिए। तो मेरे पास ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है, मैं इस इंटीग्रल को अगर यूं लिख दूं एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की फॉर्म में, तो एफ ऑफ जेड इस जेड स्क्वायर प्लस 3 अपॉन जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, यानी कि सिर्फ जेड माइनस जेड नॉट इज जीरो, तो जेड माइनस जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इधर कोई पावर नहीं है। तो कॉशेंटी का फॉर्मूला भी ऐसे ही था, जिधर जब पावर नहीं होती, पावर 1 होती है, तो कॉशेंटी का फॉर्मूला मासूम सा वो लग जाता है, यानी कि सिंपल 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट हो जाएगा। सिंपली जो फंक्शन है उसमें जेड की वैल्यू जेड नॉट पुट कर दीजिए, तो 2 पाई आयोटा फंक्शन के अंदर जहां जहां जेड आ रहा है उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये 3 अपॉन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इस -1, तो -6 पाई आयोटा इसका आंसर आ गया। ये मैंने क्या किया, C1 के अलोंग इंटीग्रल कैलकुलेट किया। अच्छा, एक चीज और जो है, आपका ये जो आंसर आया है लेफ्ट साइड पे माइनस साथ साथ चल ही रहा है। अगर आप उसको देखें, लेफ्ट साइड का जो माइनस है, अगर मैं उसको भी देखूं तो वो भी साथ साथ चल रहा है। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है मेरे पास माइनस इंटीग्रल ऑफ अलोंग, ये C1 है, इंटीग्रल ऑफ C1 के अलोंग आई है। इधर पूरा इंटीग्रल आप इधर दोबारा कॉपी कर दीजिए, तो मुझे चाहिए सिर्फ इंटीग्रल ऑफ C1 की वैल्यू, तो ये माइनस माइनस दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वैल्यू C1 के अलोंग, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6 पाई आयोटा आई है। अब मैं बिल्कुल यही काम C2 के अलोंग कर रहा हूँ, C2 के अलोंग मैं यहाँ पे करता हूँ, अलोंग C2 काम करते हैं। तो आप लॉन्ग C2, तो खैर आपको ये C2 अगर आप कर्व को देखें इसके अंदर, तो ये तो काउंटर क्लॉकवाइज है, C2 इसमें इस काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसका तो टेंशन नहीं है। तो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो मैं अब इसको मैं अगेन देखता हूँ कि ये जो इंटीग्रेंड मेरे पास गिवन था, ये दो फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। z इज इक्वल टू 0 पे, दूसरा z इज इक्वल टू आयोटा पे। z इज इक्वल टू आयोटा, ये C2 के अंदर z इज इक्वल टू आयोटा मौजूद है, तो इन दिस केस योर z नॉट विल बी आयोटा एंड एफ ऑफ जेड विल बी, बाकी जो चीज बचेगी वो आपका एफ ऑफ जेड हो जाएगा, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 3 अपॉन जेड, ये आपका एफ ऑफ जेड हो गया। तो अब मैं इंटीग्रेंड लिखूं यहाँ पे, तो अलोंग C2 जो इंटीग्रेंड बन जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 3 अपॉन जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ऐसा कब है, जब ये C2 के अलोंग बात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आप फॉर्मूला से कंपेयर करें, तो जब इधर z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर होता है, तो इधर इक्वल्स टू के इस तरफ होता है 2 पाई आयोटा एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मुझे इधर अप्लाई करना पड़ेगा। टू अप्लाई दिस फॉर्मूला वी हैव टू एवलुएट एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट। सो फॉर एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट वी विल अप्लाई क्वेश्चन रूल, मतलब इधर डेरिवेटिव निकालना है, u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या चाहे तो इधर एलसीएम ब्रेक कर लें तो u अपॉन वी के फॉर्मूले से बचत हो जाएगी। बात एक ही है, जैसे दिल चाहे कर लें। तो ये मैं अगर इसमें एक काम ये करूं, थोड़ी सी काम आसान हो जाएगा। u अपॉन वी भी लगाना चाहे कोई मसला नहीं है, मैं लेकिन काम को आसान करने के लिए एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ इसमें एफ ऑफ जेड में। तो z नॉट तो अभी मैं नहीं पुट कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ z पर निकाला हूँ। तो एफ ऑफ जेड इज z प्लस 3 ओवर z। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, डेट विल बी 1 माइनस 3 ओवर z का स्क्वायर। एंड अगर मैं इसके अंदर जो फंक्शन वैल्यू है z नॉट की, z नॉट इज आयोटा, आयोटा था ना, और जेड नॉट आयोटा था,
तो z नॉट की वैल्यू आयोटा मैं इसमें पुट करूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि f प्राइम ऑफ आयोटा इज 4। सो ये 4 आ गया। तो अब आप इसमें फाइनली अगर इसमें ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा अलोंग C2। ये C2 के अलोंग ये पूरा एज इट इज लिख दीजिएगा, dz इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो इंटीग्रेंड है ना ये इधर एज इट इज कॉपी कर देगा, इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा, और बाकी जो है हमारे पास f प्राइम ऑफ z नॉट की वैल्यू 4 आई है, तो ये आपका आ गया 8 पाई आयोटा। ये 8 पाई आयोटा जो आया है, अब आपका C2 के अलोंग भी इंटीग्रल निकल चुका है, C1 के अलोंग भी इंटीग्रल निकल चुका है, तो पूरे कर्व के अलोंग पूरा कर्व मिला के C है, तो C1 के अलोंग जो इंटीग्रल निकला है और C2 के अलोंग जो इंटीग्रल निकला है, इनको आप जस्ट ऐड कर दें। C1 के अलोंग निकला था हमारे पास 6 पाई आयोटा आया था, और दिस इज 6 पाई आयोटा एंड दिस इज 8 पाई आयोटा, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 14 पाई आयोटा। तो ये आज के लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन या कॉशेंट इंटीग्रल फार्मूला की ये एक्सटेंशन पढ़ी। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनकी अगर पावर आ जाए तो कॉशेंट इंटीग्रल फार्मूले की जो फॉर्म है उसमें राइट साइड पे डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कॉशेंट इंटीग्रल फार्मूला की एक तरीके से एक्सटेंशन थी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है।